जैसा कि आपने पिछले पार्ट में देखा था, रात के समय जंगली सुअरों के झुंड ने विमान के मलबे पर हमला कर दिया था। इसके बाद जैक ने फैसला किया कि मलबे में पड़े शवों का अंतिम संस्कार करना ही सबसे सही होगा। अब आगे अगली सुबह सईद एक खास तरह का एंटीना बनाने में जुट जाता है। उसका प्लान था कि अगर इन एंटीना को द्वीप के अलग अलग हिस्सों में लगाया जाए तो शायद वे उस रेडियो सिग्नल का सही ठिकाना ढूंढ सकें जो पूरे 16 साल से लगातार प्रसारित हो रहा था। अगर कोई सिग्नल इतने सालों से बिना रुके चल रहा है तो इसका मतलब था कि कहीं न कहीं बिजली का कोई स्रोत मौजूद है, और अगर वे उस जगह तक पहुंच गए तो शायद उनके बचने की उम्मीद भी बढ़ सकती थी। उधर हर्ली और सॉयर के बीच जोरदार बहस छिड़ जाती है। दरअसल सॉयर ने चुपके से खाने का एक पैकेट अपने पास छिपा रखा था, जबकि उनके पास अब खाने का सामान बहुत कम बचा था। यह बात सुनकर सभी लोग मायूस हो जाते हैं, लेकिन सईद सबका हौसला बढ़ाते हुए कहता है कि घबराने से कुछ नहीं होगा, उन्हें मिलकर इस मुश्किल का सामना करना होगा। इसी बीच सॉयर आराम से बैठा हुआ था कि अचानक एक तेज धार वाला चाकू उड़ता हुआ आता है और उसके बिल्कुल पास जमीन में धंस जाता है। यह देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं। चाकू फेंकने वाला कोई और नहीं बल्कि लॉक था। इसके बाद लॉक सभी को समझाता है कि पिछली रात विमान में घुसे हुए छोटे जंगली सुअर थे। अगर बच्चे वहां थे तो उनकी मां भी आसपास ही होगी। एक बड़ा जंगली सुअर करीब 250 पाउंड तक का हो सकता है और उसे काबू करने के लिए कम से कम 3 मजबूत लोगों की जरूरत पड़ेगी। लॉक बताता है कि उसे जंगली सुअरों की आदतों की अच्छी जानकारी है। अब जबकि उनके पास खाने की कमी है तो सबसे अच्छा तरीका यही है कि वे शिकार करें। जब सॉयर पूछता है कि सिर्फ एक चाकू से शिकार कैसे होगा तो लॉक मुस्कुराते हुए अपना सामान खोलता है। उसके बैग में शिकार के लिए कई तरह के हथियार रखे हुए थे। यह देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। अब किसी को समझ नहीं आ रहा था कि लॉक सिर्फ शिकार का शौकीन है या उसके अतीत में कोई ऐसा राज छिपा है जिसके बारे में अभी तक किसी को कुछ नहीं पता। इसी बीच केट भी लॉक की शिकार वाली टीम में शामिल होने का फैसला करती है। जैक को उसकी चिंता होने लगती है, लेकिन केट इस टीम में सिर्फ शिकार करने के लिए शामिल नहीं हुई थी। उसके इस फैसले के पीछे एक और वजह छिपी हुई थी। केट के इस टीम में शामिल होने की एक और वजह थी, उसे सईद का बनाया हुआ एंटीना जंगल के अंदर सही जगह पर लगाना था। उधर माइकल भी शिकार वाली टीम में शामिल हो जाता है। जाने से पहले वह अपने बेटे वॉल्ट को सन की देखभाल में छोड़ देता है। इसी बीच बून विमान हादसे में मारे गए लोगों का सामान इकट्ठा करता है। उसकी इच्छा थी कि शवों का अंतिम संस्कार करने से पहले सभी मिलकर उन्हें श्रद्धांजलि दें। इसके लिए वह जैक से उस सभा की अगुवाई करने के लिए कहता है, क्योंकि अब सभी बचे हुए लोग जैक को अपना नेता मानने लगे थे। लेकिन जैक इस जिम्मेदारी से मना कर देता है। आखिरकार बून खुद ही श्रद्धांजलि सभा की तैयारी करने लगता है। दूसरी तरफ शिकार वाली टीम जंगल के अंदर बढ़ती जाती है। रास्ते में लॉक, केट और माइकल को जंगली सुअरों की आदतों के बारे में बताता है। पेड़ों पर बने निशानों को देखकर वह उनके ठिकाने की दिशा पहचान लेता है। कुछ दूर चलने के बाद लॉक को जंगली सुअर की आहट सुनाई देती है। वह तुरंत केट और माइकल को चुप रहने का इशारा करता है और हाथों के इशारों से उन्हें अपनी जगह लेने को कहता है। केट तुरंत उसकी बात समझ जाती है, लेकिन माइकल को यह बिल्कुल पसंद नहीं आता कि कोई उसे आदेश दे। वह धीरे धीरे शिकायत करने लगता है और उसी की आवाज सुनकर जंगली सुअर उनकी तरफ दौड़ पड़ता है। लॉक तुरंत केट को अपनी तरफ खींचकर बचा लेता है, लेकिन जंगली सुअर सीधा माइकल पर हमला कर देता है। उसके पैर में गहरी चोट लग जाती है और खून बहने लगता है। इसी दौरान लॉक भी जमीन पर गिर जाता है। कुछ पल के लिए उसके पैरों की संवेदना जैसे पूरी तरह खत्म हो जाती है। वह हिल भी नहीं पा रहा था। तभी केट घबराकर उसे आवाज लगाती है। उसकी आवाज सुनते ही लॉक खुद को संभालता है। वह पूरी ताकत लगाकर उठता है और हैरानी की बात यह थी कि उसके पैरों में फिर से हरकत लौट आती है। लॉक खड़ा होकर कहता है, मैं ठीक हूँ। केट तुरंत माइकल की चोट पर पट्टी बांधती है। अब माइकल के लिए जंगल के अंदर आगे जाना मुमकिन नहीं था, इसलिए लॉक फैसला करता है कि वह अकेले ही जंगली सुअर का पीछा करेगा, जबकि केट माइकल को लेकर वापस कैंप लौट जाएगी। लॉक जाते जाते सिर्फ एक बात कहता है, मुझे कभी मत कहना कि मैं क्या कर सकता हूँ और क्या नहीं। केट और माइकल कुछ दूर ही पहुंचे थे कि उन्हें एक ऊंचा पेड़ दिखाई देता है। केट वहीं रुककर सईद का एंटीना पेड़ पर लगाने लगती है, लेकिन तभी जंगल के अंदर से फिर वही रहस्यमयी आवाज सुनाई देती है। इस बार आवाज पहले से भी ज्यादा डरावनी थी। एक के बाद एक कई बड़े पेड़ गिरने लगते हैं और यह सब ठीक उसी दिशा में हो रहा था जिधर लॉक अकेला गया था। उधर लॉक भी वह आवाज सुन लेता है। पहले उसे लगता है कि शायद वही जंगली सुअर है। वह हाथ में चाकू लेकर उसकी तरफ दौड़ पड़ता है, लेकिन अगले ही पल उसके सामने कुछ ऐसा आता है जो किसी भी जंगली सुअर से कई गुना बड़ा था। समुद्र तट पर बून फिर अपनी बहन शैनन से बहस करने लगता है। वह कहता है कि शैनन पूरे दिन कोई काम नहीं करती। इसके बाद बून जैक और रोज के बारे में बताता है। वह कहता है कि विमान हादसे के बाद से रोज अकेले समुद्र किनारे बैठी रहती है। न वह कुछ खाती है और न ही किसी से बात करती है। जैक उसके पास जाकर चुपचाप बैठ जाता है। उधर शैनन चार्ली को मीठी मीठी बातें करके मछली पकड़ने के लिए मना लेती है। चार्ली तुरंत मान जाता है। वह हर्ली से मछली पकड़ने का तरीका सीखता है। कुछ देर बाद जब चार्ली बड़ी खुशी से मछलियां
पकड़कर शैनन के पास पहुंचता है तो शैनन उन्हीं मछलियों को बून को दिखाकर अपनी तारीफ करने लगती है। तब चार्ली को एहसास होता है कि शैनन ने सिर्फ अपना काम निकलवाने के लिए उसका इस्तेमाल किया था। इसी बीच केट और माइकल सुरक्षित कैंप वापस लौट आते हैं। वॉल्ट अपने पिता को घायल देखकर तुरंत उनके पास दौड़ता है और उनकी चिंता करने लगता है, लेकिन जब वह लॉक के बारे में पूछता है तो माइकल चुप हो जाता है। उसे डर था कि शायद लॉक अब जिंदा न बचा हो। दूसरी तरफ जैक काफी देर तक रोज के साथ चुपचाप बैठा रहता है। जैक की नजर रोज के गले में पहनी हुई अंगूठी पर पड़ती है। वह उसके पति की शादी की अंगूठी थी। रोज बताती है कि उसका पति भी उसी विमान में था, लेकिन हादसे के समय वह विमान के पिछले हिस्से में बैठा हुआ था, यानी दुर्घटना के बाद दोनों एक दूसरे से बिछड़ गए थे। रोज जैक की बात मानकर आखिरकार उठ जाती है और रात को होने वाली श्रद्धांजलि सभा में शामिल होने का फैसला करती है। जैक चाहता था कि रोज अपने पति की मौत की सच्चाई स्वीकार कर ले, लेकिन रोज को पूरा यकीन था कि जब तक उसके पति की लाश नहीं मिलती तब तक वह जिंदा ही है। इसी बात के दौरान जैक की नजर अचानक जंगल की तरफ जाती है। उसे दूर एक सूट पहना हुआ रहस्यमयी आदमी दिखाई देता है, लेकिन अगले ही पल वह अचानक गायब हो जाता है। उधर केट जैक को बताती है कि शायद लॉक किसी मुसीबत में फंस गया है। ये सुनकर जैक थोड़ा परेशान हो जाता है। वह केट को बताता है कि रात में श्रद्धांजलि सभा रखी गई है, लेकिन तभी उसे फिर वही रहस्यमयी आदमी दिखाई देता है। इस बार जैक बिना एक पल गंवाए उसके पीछे जंगल की तरफ दौड़ पड़ता है, लेकिन वहां पहुंचने पर वह आदमी कहीं नहीं मिलता। इसके बजाय उसे लॉक दिखाई देता है, जो पूरे शरीर पर खून से लथपथ था। लेकिन अच्छी खबर यह थी कि लॉक जिंदा था। उसने अकेले ही एक बड़े जंगली सुअर का शिकार कर लिया था और उसे घसीट कर वापस ले आया। रात होते ही श्रद्धांजलि सभा शुरू होती है। क्लेयर सभी लोगों के साथ मिलकर इस सभा का आयोजन करती है। सभी लोग वहां मौजूद होते हैं, सिर्फ जैक सबसे अलग दूर बैठा रहता है, मानो उसका इस सभा में शामिल होने का बिल्कुल मन न हो। इसी बीच माइकल लॉक से माफी मांगता है और उसकी बहादुरी की तारीफ करता है, लेकिन जब वह पूछता है कि क्या उसने जंगल में उस रहस्यमयी जीव को देखा था, तो लॉक बिना किसी झिझक के साफ मना कर देता है। क्या वह सच बोल रहा था या फिर कोई बड़ा राज छिपा रहा था? श्रद्धांजलि सभा खत्म होते ही विमान के मलबे में आग लगा दी जाती है। कुछ ही देर में पूरा मलबा धधकती आग में बदल जाता है। लॉक अपनी पुरानी व्हील चेयर की तरफ देखता है और उसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान आ जाती है। अब जानते हैं लॉक की कहानी। लॉक एक साधारण ऑफिस कर्मचारी था। उसे सर्वाइवल और मिलिट्री गेम्स का बहुत शौक था, लेकिन उसका बॉस हमेशा उसका मजाक उड़ाता रहता था। जब उसके बॉस को पता चला कि लॉक ट्रैकिंग पर जाने वाला है तो उसने उसका और भी ज्यादा मजाक उड़ाया। लॉक की जिंदगी में एक ही सहारा था, हेलेन। लेकिन हेलेन उसकी प्रेमिका नहीं थी। वह सिर्फ एक पेड चैट सर्विस में काम करने वाली महिला थी। उसकी मीठी बातें और अपनापन देखकर लॉक को लगा कि शायद दोनों के बीच रिश्ता बन सकता है, लेकिन ऐसा नहीं था। हेलेन ने उसे साफ मना कर दिया क्योंकि उसके लिए यह सिर्फ एक नौकरी थी। इसके बाद लॉक ट्रैकिंग ग्रुप के पास पहुंचता है, लेकिन गाइड उसे अपने साथ ले जाने से इनकार कर देता है। उसका कहना था कि इतनी मुश्किल ट्रैकिंग सामान्य लोगों के लिए भी आसान नहीं होती। फिर लॉक जैसा व्हील चेयर पर बैठा इंसान यह कैसे कर पाएगा? हाँ, लॉक पहले से ही व्हील चेयर पर था और यही बात उसे सबसे ज्यादा तकलीफ देती थी। हर कोई उससे यही कहता था, तुम यह नहीं कर सकते। लेकिन विमान हादसे के बाद जब लॉक इस रहस्यमयी द्वीप पर होश में आया तो उसने महसूस किया कि उसके पैर पूरी तरह ठीक हो चुके हैं। वह फिर से चल सकता था। यह उसके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था, बल्कि विमान हादसे से जिंदा बचने से भी बड़ा चमत्कार था। व्हील चेयर से आजाद होकर लॉक को लगा जैसे उसे इस द्वीप पर नई जिंदगी मिल गई हो। अब ऐसा लगने लगा था कि इस रहस्यमयी द्वीप पर सिर्फ खतरनाक जीव ही नहीं है, बल्कि ऐसे चमत्कार भी होते हैं जिनका कोई जवाब नहीं। लेकिन अब कई सवाल खड़े हो चुके थे। क्या लॉक ने सच में उस रहस्यमयी जीव को नहीं देखा, या फिर वह जानबूझकर सबसे सच छिपा रहा है? उसके सामने आखिर वह विशालकाय चीज क्या थी, और जैक को बार बार दिखाई देने वाला वह सूट पहना रहस्यमयी आदमी आखिर कौन है? अब आगे विमान हादसे के बाद से जैक लगातार सभी बचे हुए लोगों की मदद करता आ रहा था। एक डॉक्टर होने के साथ साथ अब वह इस पूरे ग्रुप का सबसे भरोसेमंद लीडर भी बन चुका था। लेकिन जब भी कोई जैक को अपना लीडर मानने लगता तो वह हमेशा इससे बचने की कोशिश करता। वह जानबूझकर खुद को बाकी लोगों से थोड़ा दूर ही रखता था। आखिर ऐसा क्यों? इसकी वजह छिपी थी उसके बचपन में। जब जैक छोटा था तब उसके स्कूल में कुछ गुंडे उसके एक दोस्त को बुरी तरह परेशान करते थे। अपने दोस्त को पिटता देखकर जैक चुप नहीं बैठा। वह उसकी मदद के लिए आगे बढ़ा और उन लड़कों से भिड़ गया। लेकिन इसका नतीजा यह हुआ कि जैक की भी बुरी तरह पिटाई हो गई। उसका चेहरा पूरी तरह सूज गया था। इतना सब होने के बाद भी उसे अपने पिता से न तो शाबाशी मिली और न ही कोई हमदर्दी। जैक के पिता एक मशहूर सर्जन थे। हर मरीज की जिंदगी उनके फैसलों पर टिकी होती थी। लेकिन जितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है उतना ही बड़ा उसका दबाव भी होता है। हर फैसले का असर किसी की जिंदगी पर पड़ता था। इसी दबाव की वजह से जैक के पिता शराब के आदी हो गए थे। जब उन्हें पता चला कि जैक अपने दोस्त को बचाने के लिए लड़ाई में कूदा था तो उन्होंने उसे एक ऐसी बात कही जो जैक कभी नहीं भूल पाया। उन्होंने कहा, जब तक तुम में हर किसी को बचाने की ताकत नहीं है तब तक खुद को हीरो मत समझो। ये बात जैक के दिल और दिमाग में हमेशा के
के लिए बस गई। समय बीता है और अब जैक भी अपने पिता की तरह एक डॉक्टर बन चुका था। अब वही जिम्मेदारियां और वही दबाव उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुके थे। कुछ समय पहले जैक के पिता सब कुछ छोड़कर सिडनी चले गए थे। जैक की माँ अपने पति को लेकर बहुत परेशान थी। उन्होंने जैक से कहा कि वह ऑस्ट्रेलिया जाकर अपने पिता को वापस लेकर आए। मजबूरी में जैक सिडनी पहुंचता है। होटल मैनेजर उसे उसके पिता के कमरे तक लेकर जाता है। कमरे में हर तरफ शराब की बोतलें और दवाइयां बिखरी पड़ी थीं। होटल स्टाफ के मुताबिक जैक के पिता रोज शराब पीकर हंगामा करते थे। उनका सामान और बटुआ कमरे में ही था, लेकिन वह कई दिनों से लापता थे। कुछ दिनों बाद सिडनी पुलिस जैक को एक दर्दनाक खबर देती है। उसके पिता की लाश सड़क किनारे मिली थी। ज्यादा शराब पीने की वजह से उन्हें हार्ट अटैक आया था। मॉर्चरी में अपने पिता की लाश देखकर जैक पूरी तरह टूट जाता है। वह एक छोटे बच्चे की तरह रोने लगता है। इसके बाद जैक उनके शव को अमेरिका ले जाकर अंतिम संस्कार करना चाहता था, लेकिन एयरपोर्ट के अधिकारियों ने इसकी अनुमति देने से मना कर दिया। जैक उनसे बार बार गुजारिश करता है, क्योंकि वह किसी भी हाल में अपने पिता को अपने साथ घर ले जाना चाहता था। अब कहानी फिर से वर्तमान में लौटती है। जैक समुद्र किनारे अकेला बैठा अपने पिता की यादों में खोया हुआ था। तभी अचानक चार्ली जोर जोर से उसे आवाज लगाता है। कोई समुद्र में डूब रहा था। जैक बिना एक पल गंवाए अपने कपड़े उतारकर सीधे पानी में कूद पड़ता है। वह पूरी ताकत से डूबते हुए इंसान की तरफ तैरने लगता है, लेकिन अफरा तफरी के बीच सबसे पहले उसे बून दिखाई देता है। बून भी किसी को बचाने के लिए पानी में कूदा था, लेकिन उसे खुद ठीक से तैरना नहीं आता था और अब वही खुद डूबने लगा था। याद है, बून ने कहा था कि उसके पास लाइफ गार्ड का सर्टिफिकेट है, लेकिन इस वक्त तो हाल देखकर लग रहा था कि वह सर्टिफिकेट शायद सिर्फ नाम का ही था। बून जैक से कहता है कि उसे छोड़कर पहले उस डूबते हुए इंसान को बचाए, लेकिन जैक फैसला करता है कि पहले बून को सुरक्षित किनारे पहुंचाएगा, फिर वापस जाकर दूसरे इंसान को बचा लेगा। उसे पूरा भरोसा था कि वह दोनों की जान बचा सकता है, लेकिन इस बार उसका फैसला गलत साबित हुआ। जब तक वह वापस पहुंचा तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डूबने वाला इंसान मर चुका था। इस घटना ने जैक को अंदर से झकझोर दिया। उसे लगने लगा कि उस इंसान की मौत का जिम्मेदार वही है, क्योंकि सिर्फ एक फैसले ने किसी की जान ले ली थी। केट उसे समझाती है कि उसने अपनी पूरी कोशिश की है, लेकिन जैक उसकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। तभी दूर समुद्र के पानी में उसे फिर वही अजीब बूढ़ा आदमी दिखाई देता है, लेकिन केट को कुछ भी नजर नहीं आता। उसे लगता है कि ज्यादा थकान और आराम की कमी के कारण जैक को भ्रम हो रहा है। जैक इस बारे में और कुछ नहीं कहता और चुपचाप अपने काम में लग जाता है। तभी ह्यूगो जैक के लिए एक बुरी खबर लेकर आता है। उनके पास बचा हुआ ताजा पानी अब ज्यादा दिनों तक नहीं चलने वाला था। चार्ली भी बताता है कि पिछली बार पकड़े गए जंगली सुअर का मांस लगभग खत्म हो चुका है, लेकिन जब छोटी छोटी बुरी खबरें फैलती हैं तो लोगों में सिर्फ डर और घबराहट पैदा होती है। ह्यूगो और चार्ली दोनों जैक को अपना सहारा मानते हैं और उम्मीद करते हैं कि वह कोई फैसला लेगा, लेकिन यह सुनते ही जैक गुस्से में आ जाता है। वह साफ कह देता है कि वह कोई फैसला नहीं लेने वाला। जैक अकेले टेंट में बैठा होता है और सुबह जिस इंसान को वह बचा नहीं पाया उसे याद करके दुखी होकर रोने लगता है। तभी सॉयर वहां आता है और जैक को दोष देने लगता है। वह कहता है कि जैक को हीरो बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए थी। अगर वह डूबता हुआ आदमी मर गया है तो उसकी मौत के लिए जैक जिम्मेदार है, लेकिन इस आदमी की समझदारी देखकर लगता है कि इसकी सारी बुद्धि इसके चेहरे पर ही खर्च हो गई है। अगर यह बीच में आकर परेशानी न पैदा करता तो जैक शायद उस डूबते हुए आदमी को बचा लेता। जैक उससे बहस नहीं करना चाहता और वहां से उठकर चला जाता है। तभी उसे फिर वही अजीब बूढ़ा आदमी दिखाई देता है। इस बार जैक बिना सोचे उसके पीछे भागता है और जंगल के अंदर चला जाता है। अचानक वह बूढ़ा आदमी पीछे मुड़ता है और जैक देखकर हैरान रह जाता है। वह कोई और नहीं बल्कि जैक का पिता था। जैक डर के मारे जमीन पर गिर जाता है, लेकिन उसका पिता मुड़कर वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ गर्भवती महिला को तेज बुखार हो जाता है और वह बेहोश होकर गिर जाती है। चार्ली और माइकल उसे उठाकर टेंट में ले जाते हैं। जब चार्ली उसके लिए पानी लेने जाता है तो उसे पता चलता है कि बचा हुआ सारा ताजा पानी किसी ने चुरा लिया है। केट ये खबर बूढ़े सॉ और लॉक को बताती है। लॉक फैसला करता है कि वह पानी ढूंढने के लिए जंगल के अंदर जाएगा, क्योंकि जैक इस समय कैंप में नहीं है। इसलिए केट और बूढ़े सॉ को समुद्र किनारे रहकर लोगों को संभालना होगा। तभी ह्यूगो को अचानक पता चलता है कि कोरियन कपल के पास ताजा पानी मौजूद है। वह तुरंत यह बात केट और बूढ़े सॉ को बता देता है। दोनों जब उनसे पूछताछ करते हैं तो कोरियन आदमी बताता है कि वह पानी उसे सन ने दिया था। इससे पहले भी सन छोटी मोटी चीजों का लेन देन करती रही थी। ये सुनकर केट और बूढ़े सॉ को शक होने लगता है कि शायद उसी ने पानी चुराया है, लेकिन किसी चोर को पकड़ने के लिए सबूत चाहिए होता है। इसलिए केट और बूढ़े सॉ फैसला करते हैं कि वे चुपचाप सन पर नजर रखेंगे। जब सन अपनी छिपाई हुई चीजों के पास जाती है तभी केट उसे पकड़ लेती है, लेकिन वहां मौजूद सारी चीजें सिर्फ रोजमर्रा की जरूरत का सामान थी। पानी की बोतल भी उसके पास पहले से थी। उसने वह पानी कोरियन आदमी से कुछ समुद्री खाने के बदले लिया था। मतलब सन ने पानी चोरी नहीं किया था। उसे भरोसा था कि जल्द ही बारिश होगी। वह केट और बूढ़े सॉ का बेवजह चिंता करने के लिए मजाक उड़ाती है। उधर जंगल में जैक को होश आता है। वह अपने पिता के पीछे जंगल के और अंदर भागने लगता है। जब उसे अपने पिता की परछाई दिखाई देती है तो वह बिना सोचे उस
पर छलांग लगा देता है, लेकिन वह खाली जगह पर गिरता है और पहाड़ी से नीचे लुढ़कता हुआ चट्टान के किनारे जा पहुंचता है। जैक पूरी ताकत लगाकर ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन बार बार नीचे फिसल जाता है। तभी अचानक एक हाथ उसकी तरफ बढ़ता है। वह लॉक था। मौत के मुंह से बचने के बाद जैक जोर जोर से हंसने लगता है। लॉक धीरे धीरे पेड़ों के पत्तों पर जमा पानी की बूंदें इकट्ठा करता है। जैक पहली बार अपने दिल की बात किसी से साझा करता है। वह लॉक को बताता है कि उसने जंगल में अपने पिता को देखा था। अगर कोई आम इंसान होता तो वह यही सोचता कि जैक की नींद पूरी नहीं हुई है और उसे भ्रम हो रहा है। लेकिन लॉक कौन था? वह तो खुद एक चमत्कार था जो दोबारा अपने पैरों पर खड़ा होकर चल सकता था। लॉक इशारों में जैक को बताता है कि यह चाकू कोई साधारण चाकू नहीं है, इसमें एक खास ताकत है। इतना कहकर लॉक फिर से पानी की तलाश में आगे बढ़ जाता है। लॉक जैक के साथ जाने से मना कर देता है। वह चाहता था कि जैक खुद अपने पिता से जुड़े सवालों के जवाब ढूंढे। रात हो जाती है। जैक आग के पास बैठा खोया हुआ अपने पिता को याद कर रहा होता है, लेकिन उसे ज्यादा देर तक दुखी होने का मौका नहीं मिलता। अचानक उसके पीछे से पिता की परछाई गुजरती है। जैक तुरंत मशाल उठाता है और उसके पीछे भागने लगता है। पीछा करते करते वह एक विशाल गुफा तक पहुंच जाता है। गुफा के अंदर बहुत सारा ताजा पानी जमा होता है। पानी में कुछ गुड़ियों के खिलौने भी तैर रहे होते हैं। जैक चारों तरफ देखता है और उसे एहसास होता है कि यह जगह शायद विमान के टूटे हुए मलबे का हिस्सा है। यहीं उसके पिता का ताबूत रखा हुआ था। जैक धीरे धीरे ताबूत खोलता है, लेकिन अंदर कुछ भी नहीं होता। क्या सच में उसके पिता दोबारा जिंदा हो गए थे? गुस्से और दर्द में जैक ताबूत को तोड़ देता है। ऐसा लगता है जैसे वह अपना गुस्सा निकाल रहा हो, लेकिन शायद वह उन सारी बातों को भी तोड़ रहा था जो उसके पिता ने बचपन से उसके दिमाग में भर दी थी। उधर समुद्र किनारे सॉयर चुपके से गर्भवती महिला को ताजा पानी पिला रहा होता है। तभी चार्ली उसे पकड़ लेता है। असल में पानी चुराने वाला कोई और नहीं बल्कि सॉयर था। उस समय जैक के जाने के कुछ ही देर बाद सॉयर के दिमाग में पता नहीं क्या आया। उसने सोचा कि वह पानी छिपा लेगा और फिर खुद लोगों में पानी बांटेगा। उसकी यह बात सुनकर सभी लोग बहुत गुस्सा हो जाते हैं। जब लोग उसे पीटने वाले होते हैं तभी जैक वापस लौट आता है। सभी की नजरें जैक पर टिक जाती हैं। इस बार जैक खुद को फिर से संभाल चुका था। जिस तरह उसने ताबूत तोड़ा था वह जैसे उसके अंदर की कैद को तोड़ने जैसा था। अब वह नेता की जिम्मेदारी उठाने का फैसला कर चुका था। जैक सभी को बताता है कि उसे जंगल में ताजा पानी का स्रोत मिल गया है। वह अगले दिन कुछ लोगों के साथ वहां जाकर पानी लाने की योजना बनाता है। वह पहली बार एक नेता की तरह सबके सामने बात करता है। शुरुआत में वे सभी एक दूसरे के लिए अजनबी थे, लेकिन विमान हादसे ने ही उन्हें एक साथ जोड़ दिया था। अगली सुबह जैक, केट, चार्ली और लॉक मिलकर पानी लाने वाली टीम बनाते हैं और गुफा की तरफ निकल पड़ते हैं। वहीं कोरियन महिला दूर खड़ी उन्हें देख रही होती है। उसके हाथ में कुछ फूल और पौधे होते हैं। जहां पानी लाने वाली टीम के बीच अच्छा माहौल बना हुआ था, वहीं उसका परिवार बाकी लोगों से अलग रहता है, क्योंकि उसके पति के आदेश के कारण दोनों बाकी लोगों से दूरी बनाकर चल रहे थे। उधर माइकल समुद्र किनारे अपने बेटे वॉल्टर से बात कर रहा होता है। तभी अचानक कोरियन आदमी वहां पहुंचता है और माइकल पर हमला कर देता है। वह उसे समुद्र के पानी में दबाकर पीटने लगता है, यहाँ तक कि वह उसे डुबोकर मारने की कोशिश भी करता है। वॉल्टर उसे रोकने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन कोरियन आदमी उसे भी धक्का दे देता है। कोरियन महिला मजबूरी में खड़ी होकर बार बार चिल्लाती रहती है कि ऐसा मत करो। तभी सही समय पर सॉयर और बूढ़े सॉ वहां पहुंच जाते हैं और जल्दी ही स्थिति को काबू में कर लेते हैं। बूढ़ा सॉ माइकल से पूछता है कि उसे क्यों पीटा गया। माइकल भी हैरान होता है। वह कहता है कि वह तो अपने बेटे के साथ आराम से समुद्र किनारे बैठा था, तभी इस आदमी ने अचानक हमला कर दिया। उसे भी नहीं पता कि इसकी वजह क्या है। कोरियन दंपति अंग्रेजी नहीं बोल सकते थे, इसलिए असली वजह समझना मुश्किल था। लेकिन एक बात साफ थी कि कोरियन आदमी ने माइकल को मारने की कोशिश की थी। बाकी लोगों की सुरक्षा के लिए बूढ़े सॉ के पास कोई और रास्ता नहीं था। वह पहले उसे हथकड़ी लगा देता है और फैसला करता है कि सच सामने आने तक उसे ऐसे ही रखा जाएगा। काफी देर तक हथकड़ी लगे रहने के कारण कोरियन आदमी की कलाई पर निशान पड़ जाते हैं, लेकिन उसे देखकर भी ऐसा लगता है जैसे उसे सिर्फ दर्द की शिकायत है। वॉल्टर समुद्र किनारे बैठा कोरियन आदमी के सामने बैठा रहता है। तभी माइकल घबराते हुए वहां पहुंच जाता है। उसे पता था कि दोनों एक दूसरे की भाषा नहीं समझ सकते, फिर भी उसे डर था कि कहीं कोरियन आदमी उसके बारे में बेटे से कुछ गलत न कह दे। वह नहीं चाहता था कि वॉल्टर की नजरों में उसकी छवि खराब हो। वॉल्टर हैरान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कोरियन आदमी उनसे इतनी नफरत क्यों करता है। वॉल्टर को शक होता है कि क्या माइकल ने कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह
से कोरियन आदमी उससे नफरत करता है। ये सुनकर माइकल गुस्सा हो जाता है। उसे डर होता है कि कहीं उसके बेटे की नजरों में वह एक बुरा इंसान न बन जाए। यहाँ तक कि वह सोचने लगता है कि शायद वॉल्टर की माँ ने उसके बारे में बेटे के दिमाग में कुछ गलत बातें भर दी होंगी। लेकिन असल में माइकल जरूरत से ज्यादा सोच रहा था। वॉल्टर की माँ ने कभी भी माइकल के बारे में अपने बेटे से कुछ नहीं कहा था। कई बार किसी के बारे में कुछ न जानना गलत बातें सुनने से बेहतर होता है। हालांकि वह अपने बेटे के साथ नहीं रह पाई थी, लेकिन उसे वॉल्टर की हर छोटी बड़ी बात याद थी, यहाँ तक कि उसका जन्मदिन भी। उसे याद आता है कि जब वॉल्टर 5वीं कक्षा में था तब भी वह 3री कक्षा में अपनी बारबी ढूंढने चला गया था। यह सोचकर उसकी आंखों में हल्की नमी आ जाती है। उधर कोरियन महिला अपने पति को समझाने की कोशिश करती है। वह चाहती है कि वह बाकी लोगों से बात करके मामला सुलझाए, लेकिन कोरियन आदमी ऐसा करने से मना कर देता है। उसे पूरा यकीन था कि माइकल एक चोर है और उससे बात करने का कोई मतलब नहीं है। अब कोरियन महिला को धीरे धीरे समझ आने लगता है कि उसके पति ने माइकल पर हमला क्यों किया था। अब वापस चलते हैं पानी लेने वाली टीम के पास। जैक, केट, चार्ली और लॉक जल्दी ही गुफा तक पहुंच जाते हैं। बाकी 3 लोग तेजी से पानी भरने लगते हैं, लेकिन चार्ली चुपके से बाहर चला जाता है। वह अपने बचे हुए नशे में से थोड़ा लेने वाला था ताकि खुद को शांत कर सके। अब उसके पास नशा बहुत कम बचा था, लेकिन जैसे ही वह उसे लेने वाला होता है, लॉक अचानक पेड़ के पीछे खड़ा दिखाई देता है और उसे हिलने से मना करता है। चार्ली घबराकर उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन लॉक उसे बोलने का मौका नहीं देता। वह सिर्फ उसे शांत रहने के लिए कहता है। तभी जैक और केट भी वहां आ जाते हैं। असल में चार्ली गलती से एक मधुमक्खी के छत्ते के ऊपर खड़ा हो गया था। अब चार्ली डर के मारे चारों तरफ मधुमक्खियों से घिरा हुआ था। उसे डर था कि अगर एक भी गलती हुई तो उसका पूरा चेहरा सूजकर किसी मूर्ति जैसा हो जाएगा। जैक एक छोटा बैग लेकर आता है, लेकिन तभी चार्ली घबराहट में अपना पैर हिला देता है और मधुमक्खियों का छत्ता टूट जाता है। चारों लोग तुरंत वहां से भागने लगते हैं। जैक और केट वापस गुफा के अंदर भागते हैं। मधुमक्खियों से बचने के लिए उन्हें अपने जैकेट तक उतारने पड़ते हैं, लेकिन अगले ही पल केट की नजर गुफा के एक कोने में पड़ी एक सूखी हुई लाश पर पड़ती है। जैक भी उसे देख लेता है। गुफा के अंदर ऐसी 2 सूखी हुई लाशें थीं जिन्हें देखकर लगता था कि किसी ने उन्हें यहाँ लाकर रखा था। इस रहस्यमयी द्वीप पर अगर ध्रुवीय भालू दिखाई दे सकते हैं तो सूखी हुई लाशें मिलना भी अब ज्यादा हैरानी की बात नहीं थी। जैक अनुमान लगाता है कि ये लोग लगभग 40 से 50 साल पहले मर चुके होंगे। वह एक लाश के पास से कपड़े का एक थैला निकालता है। कुछ देर बाद लॉक और चार्ली भी गुफा में वापस आ जाते हैं। सारी मधुमक्खियां चार्ली के पीछे पड़ गई थीं। उसके शरीर पर कई जगह डंक के निशान थे, फिर भी वह केट के कपड़े उठाकर वापस ले आया था। जैक वहां रखे सामान को छिपा देता है ताकि बाकी लोगों को कुछ पता न चले। फिर वह दोनों को बताता है कि ये दोनों सूखी हुई लाशें शायद एक आदमी और एक औरत की हैं। लॉक उन्हें देखकर दुखी होकर कहता है कि ये इस सुनसान द्वीप के एडम और ईव हैं। जैक और केट पानी की बोतलें भर लेते हैं और वापस समुद्र किनारे जाने की तैयारी करते हैं, लेकिन लॉक वहीं रुकने का फैसला करता है। वह चार्ली के साथ विमान के मलबे को खंगालना चाहता था ताकि शायद कोई काम की चीज मिल सके। पानी से भरी बोतलों को देखकर जैक के दिमाग में एक नया विचार आता है। वह सोचता है कि रोज रोज पानी लेने आने से अच्छा होगा कि लोग इसी गुफा में रहने लगें। यहाँ सिर्फ पानी का इंतजाम ही नहीं है, बल्कि यह जगह ज्यादा सुरक्षित भी है। लेकिन जैक की इस बात से पूरी तरह सहमत नहीं होती। उधर चार्ली फिर से चोरी छिपे नशा करने की कोशिश करता है, लेकिन लॉक उसे रोक देता है। जब लॉक चार्ली के रॉक बैंड वाले जीवन के बारे में बात करता है तो चार्ली अचानक खुश हो जाता है। उसके लिए इससे बड़ी कोई खुशी नहीं थी कि लोग उसे एक संगीतकार के रूप में पहचाने। गिटार बजाना ही उसकी जिंदगी था। वह इसके लिए कुछ भी करने को तैयार था। बात खत्म होने के कुछ ही समय बाद चार्ली फिर से नशा करने जाने लगता है, लेकिन लॉक एक बार फिर उसे रोक लेता है। इस बार लॉक सीधे उससे नशे की चीजें मांग लेता है। वह चार्ली को समझाता है कि नशा किसी इंसान की जिंदगी बर्बाद कर सकता है, उसे इसे छोड़ना ही होगा। लॉक सच में चार्ली की मदद करना चाहता था। लॉक की बातों से प्रभावित होकर चार्ली आखिरकार अपना नशा उसे सौंप देता है और तभी वह रहस्यमयी चाकू उसे वही चीज दे देता है जिसकी उसे सबसे ज्यादा जरूरत थी, एक गिटार। जैसा कि लॉक ने कहा था, इस चाकू को कुछ देने के बदले में वह चीज मिल जाती है जिसकी इंसान सबसे ज्यादा इच्छा करता है। चार्ली खुशी से मुस्कुराने लगता है। उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं। चेहरे पर मधुमक्खियों के डंक से सूजन होने के बावजूद उस समय वह थोड़ा प्यारा लग रहा था। उधर बूढ़ा सौ जैक और केट के लौटने का इंतजार कर रहा होता है। जैसे ही वे वापस आते हैं, प्यास से परेशान बूढ़ा सौ तुरंत एक पानी की बोतल छीनकर पीने लगता है। लेकिन जब उसे पता चलता है कि जैक सभी लोगों को गुफा में ले जाकर बसाने की योजना बना रहा है तो वह बहुत गुस्सा हो जाता है। वह गुफा में जाकर रहने के लिए तैयार नहीं था। उसका मानना था कि उन्हें समुद्र किनारे ही रहना चाहिए और वहां से गुजरने वाले जहाज या विमान का इंतजार करना
चाहिए ताकि कोई उन्हें बचा सके। बूढ़े सौ के लिए गुफा में जाकर रहना ऐसा था जैसे वे इस सुनसान द्वीप के सामने हार मान रहे हों। इसका मतलब था कि वे वापस घर जाने की उम्मीद छोड़ रहे हैं। अब जैक और बूढ़ा 102 अलग अलग पक्षों में बंट जाते हैं। वे बाकी लोगों से उनकी राय पूछते हैं। ह्यूगो जैसे कई लोग जैक के साथ गुफा में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन माइकल और सॉयर जैसे लोग जो हर हाल में इस द्वीप से निकलना चाहते थे, समुद्र किनारे ही रहने पर अड़े रहते हैं। केट भी उन्हीं लोगों के साथ रहती है। उधर माइकल लकड़ी काटकर ईंधन इकट्ठा करने की तैयारी कर रहा होता है। तभी कोरियन महिला उसके पास आती है और उससे बात करने का फैसला करती है। माइकल उसे देखते ही परेशान हो जाता है। उसे लगता है कि दोनों की भाषा अलग है, इसलिए बात करना बिल्कुल मुश्किल होगा। लेकिन तभी कोरियन महिला अंग्रेजी में बात करना शुरू कर देती है। माइकल हैरान रह जाता है। वह सोचता है, तुम्हें अंग्रेजी कैसे आती है? अब यहीं से कोरियन महिला के अतीत की कहानी शुरू होती है। कोरियन महिला एक अमीर और ऊंचे परिवार से ताल्लुक रखती थी। कहा जा सकता है कि वह एक अमीर घर की बेटी थी। वहीं उसका पति सिर्फ एक साधारण आदमी था, लेकिन इसके बावजूद दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। कोरियन महिला जानती थी कि उसके पिता उनकी शादी के लिए कभी राजी नहीं होंगे, इसलिए वह अपने प्रेमी के साथ अमेरिका भाग जाने का फैसला करती है। लेकिन कोरियन आदमी चाहता था कि वह मेहनत करके अपने ससुर की मंजूरी हासिल करे। उनके प्यार के उस समय में उनके पास सिर्फ एक सफेद फूल था जो उनके रिश्ते की निशानी था। आखिरकार कोरियन आदमी अपने ससुर को शादी के लिए मना लेता है, लेकिन शर्त यह थी कि शादी के बाद उसे 2 साल तक अपने ससुर के लिए काम करना होगा। कोरियन महिला इस बात को लेकर चिंतित थी, लेकिन कोरियन आदमी उसे भरोसा दिलाता है कि जैसे ही वह पर्याप्त पैसे जमा कर लेगा, दोनों वहां से चले जाएंगे और अपनी अलग जिंदगी शुरू करेंगे। इसके बाद कोरियन आदमी अपनी प्रेमिका को हीरे की अंगूठी पहनाता है, लेकिन जैसे जैसे पति का काम बढ़ता जाता है, वह अपनी पत्नी से दूर होता जाता है। वह अपनी पत्नी को खुश करने के लिए एक कुत्ता उपहार में देता है, लेकिन कोरियन महिला को लगता है कि उसका पति बदल चुका है। उसे आज भी वही पुराना प्यार चाहिए था, वह सफेद फूल वाला रिश्ता चाहिए था। उसे ऐसा पति नहीं चाहिए था जो पिता का फोन आते ही बिना सोचे उसकी हर बात मान ले। कोरियन महिला का परिवार भले ही अमीर था, लेकिन उनका कारोबार साफ सुथरा नहीं था। कई बार उसका पति भी घर लौटते समय पूरे शरीर पर खून लगाए हुए आता था। वह खून उसका अपना नहीं होता था, लेकिन फिर भी उसे देखकर पत्नी डर जाती थी। कोरियन आदमी हमेशा अपने ससुर के प्रभाव से बाहर निकलना चाहता था, लेकिन धीरे धीरे वह उसी दुनिया में और ज्यादा फंसता चला गया। उसके लिए यह सब कुछ सिर्फ दोनों के भविष्य के लिए था, लेकिन कोरियन महिला अब यह सब सहन नहीं कर पा रही थी। वह इस जिंदगी से भाग जाना चाहती थी, इसलिए उसने चुपके से अपने दोस्तों से संपर्क किया, अंग्रेजी सीखना शुरू किया और नकली पासपोर्ट व भागने की पूरी योजना बनाई। उसका प्लान था कि एयरपोर्ट पहुंचने से पहले ही वह गायब हो जाए, कुछ सालों तक छिपकर रहे ताकि उसके पिता और पति को लगे कि उसकी मौत हो चुकी है और इस तरह वह हमेशा के लिए आजाद जिंदगी जी सके। एयरपोर्ट जाने का समय आ जाता है। कोरियन महिला आखिरी वक्त पर रुक जाती है। तभी वह अपने पति के हाथ में वही सफेद फूल देखती है जो उसने उसे पहली बार दिया था। उसे देखते ही उसकी सारी नाराजगी और डर खत्म हो जाता है, क्योंकि सच्चाई यह थी कि वह अब भी अपने पति से प्यार करती थी। वह भागने का अपना प्लान छोड़ देती है और अपने पति के साथ विमान में बैठ जाती है। अब वह माइकल को अंग्रेजी में बताती है कि उसके पति ने उस पर हमला क्यों किया था। असल में माइकल को जो सोने की घड़ी मिली थी वह कोरियन महिला के पिता की थी। उसका पिता बहुत खतरनाक इंसान था। कोरियन आदमी अपने ससुर को खुश करने के लिए कुछ भी कर सकता था, यहाँ तक कि वह उस इंसान को भी मार सकता था जिसने वह घड़ी ली थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके लिए यह परिवार की इज्जत का सवाल था। कोरियन महिला चाहती थी कि माइकल उसके पति की हथकड़ी खोलने में मदद करे। साथ ही वह ऐसा तरीका ढूंढना चाहती थी जिससे उसका पति दोबारा उसे परेशान न करे। माइकल कोरियन महिला की बात मान लेता है। वह हाथ में कुल्हाड़ी लेकर गुस्से में कोरियन आदमी के पास जाता है। फिर वह सोने की घड़ी निकालकर उसे वापस दे देता है। वह कहता है कि यह घड़ी उसे सिर्फ मिली थी, उसने चोरी नहीं की थी। इसके बाद वह कोरियन आदमी को धमकी भरे अंदाज में चेतावनी देता है कि अगर उसने दोबारा उसे परेशान किया तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। लेकिन ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती। शायद सच यही है कि इस दुनिया में कई बार बुरा बनने का दिखावा करने से लोग आपको परेशान करना बंद कर देते हैं। रात हो जाती है। जैक कुछ बचे हुए लोगों को लेकर गुफा में पहुंच जाता है। वहीं समुद्र किनारे रहने वाले लोग भी अपनी आग जला लेते हैं। अब सवाल यह था कि क्या अलग अलग फैसलों से उनकी जिंदगी का नतीजा भी अलग होगा। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, हमें बाकी किरदारों के अतीत के बारे में और ज्यादा पता चलता है। हर इंसान के पास कोई न कोई ऐसा राज है जिसे वह दुनिया से छिपा कर रखता है। अब अगला खास किरदार कौन होगा, यह जानने के लिए आगे की कहानी का इंतजार करना होगा। आज हम लॉस्ट सीजन 1 के एपिसोड 7 और 8 की कहानी देखते हैं। पिछली बार चार्ली ने गिटार पाने के लिए अपना नशा
छोड़ दिया था। लेकिन इस लड़के का अतीत आखिर कैसा था? चार्ली पहले एक धार्मिक परिवार से जुड़ा हुआ इंसान था। वह एक रॉक बैंड में बेस गिटार बजाता था। वह अक्सर पार्टी करता, कई लड़कियों के साथ संबंध बनाता और अगली सुबह चर्च जाकर गाने गाता था। उसकी यह दोहरी जिंदगी उसे अंदर से परेशान करती थी। चार्ली बैंड छोड़ना चाहता था, लेकिन तभी उसके साथी एक अच्छी खबर लेकर आते हैं। एक रिकॉर्ड कंपनी उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करना चाहती थी। चार्ली ही उनके ज्यादातर गाने बनाता था। बैंड का मुख्य गायक भी मानता था कि वह सिर्फ अपने अच्छे चेहरे की वजह से आगे है और चार्ली के बिना कुछ नहीं कर सकता। साथियों की विनती के कारण चार्ली बैंड छोड़ने का फैसला बदल देता है। धीरे धीरे उनका शो सफल होने लगता है, लेकिन इसके साथ ही उसके साथी का घमंड भी बढ़ने लगता है। वह मंच पर चार्ली के लिखे हुए गानों के हिस्से खुद लेने लगता है। जब चार्ली उससे सवाल करता है तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। धीरे धीरे चार्ली को पता चलता है कि उसका साथी नशे, शराब और गलत आदतों में पूरी तरह डूब चुका है। चार्ली असल में सिर्फ अच्छा संगीत बनाना चाहता था, लेकिन साथी के नशे में पड़ने के बाद उसका व्यवहार और भी खराब होता चला गया। चार्ली बैंड खत्म करना चाहता था, लेकिन उसके साथी ने उसका मजाक उड़ाया और कहा कि अगर वह चला गया तो उसकी कोई कीमत नहीं रहेगी। जो दोनों कभी सबसे अच्छे दोस्त हुआ करते थे, अब एक दूसरे के सामने खड़े हो चुके थे। निराशा और अकेलेपन में चार्ली ने अपने साथी के छोड़े हुए नशे को उठा लिया और उसके बाद वह धीरे धीरे पूरी तरह उस नशे का शिकार बन गया। अगर आपको लॉस्ट की आगे की कहानी जाननी है तो कमेंट करके बताएं और अगले पार्ट के लिए जुड़े रहें।